हेलो दोस्तों, प्रतिमा जीएस एकेडमी पे आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, करंट अफेयर शुरू करते हैं। दक्षिण कोरिया का प्रजनन दर। दोस्तों, ये रिपोर्ट के नाम से लिखा जरूर हूँ, लेकिन यह है जनगणना का रिपोर्ट। जनगणना 2021। ये कहाँ की जनगणना है? दक्षिण कोरिया की। दक्षिण कोरिया में जनगणना किया गया तो वहाँ पे देखा गया है कि जो प्रजनन दर वो बहुत ही कम हो गया है और उसने अपना स्वयं का रिकॉर्ड तोड़ करके 0.81 दर से प्रजनन हो रहा है। यानी प्रजनन में कितनी वर्ष की महिलाएं शामिल होती हैं? 15 साल से 49 वर्ष तक की महिलाएं। यानी इन महिलाओं को माना जाता है कि ये प्रजनन करने में सक्षम होती हैं। अब प्रजनन दर निकाला कैसे जाता है? 15 से 49 वर्ष तक की जो महिलाएं होती हैं, ऐसे महिलाओं में प्रति 1000 महिला पर जन्मे जीवित बच्चे। अब 1000 महिला पे जन्मे जीवित बच्चे जो होंगे वही प्रजनन दर कहलाता है। तो इस समय दक्षिण कोरिया का प्रजनन दर 0.81 से है। माना जाता है कि आबादी का सही आकलन और सही मायने में जो जनसांख्यिकी लाभ है, ये जब प्राप्त माना जाता है कि जनसंख्या भी युवा रहे और अनुभवी भी रहे, तो माना जाता है कि 2.1 के दर से जनसंख्या बढ़नी चाहिए। अब अगर जनसंख्या इससे कम आती है तो माना जाता है कि जनसंख्या नकारात्मक होती जा रही है। तो इस समय दक्षिण कोरिया की यही हाल है। और दक्षिण कोरिया का ही नहीं है, यूरोप के कई ऐसे देश हैं जो नकारात्मक वृद्धि दर दर्ज कर रहे हैं। फिर भी कहो दक्षिण कोरिया का कुछ तो पॉजिटिव है। हमारे भारत में नागालैंड है, उसने नकारात्मक दर्ज किया था 2011 के जनगणना के अनुसार। तो दक्षिण कोरिया ने अपना रिकॉर्ड तोड़ा है। 1970 से 70 के दशक से दक्षिण कोरिया ने प्रजनन दर घटाना शुरू किया था। प्रजनन घटाना शुरू किया था। उस समय कितना था वहां पे? उस समय 4.53 के दर से जनसंख्या बढ़ रही थी और 4.53 के दर से जब घटना शुरू हुआ, वर्तमान में 0.81 के दर पे आ गई है। माना जाता है कि 2000 के बाद प्रजनन दर तेजी से कम हुआ है। तेजी से कम हुआ है।
यानी कि यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि एग्ज़ाम में अगर वन लाइनर में पूछेगा तो हो सकता है कि कोरिया तो दे लेकिन दक्षिण की जगह पे उत्तर दे दे। तो यहाँ कंफ्यूज मत होइएगा। दक्षिण कोरिया की जनगणना के आधार पे प्रजनन दर 0.81% हो गया है, तो ये ध्यान रखिएगा। 2000 के बाद में सबसे ज़्यादा तेज़ी से जो घटने की दर रही है दक्षिण कोरिया के प्रजनन दर, वो वर्तमान में 0.81 पे आ गई है। और ऐसा माना जा रहा है, ऐसा माना जा रहा है कि अभी और नीचे जाने की संभावना है, जाने की संभावना है। अब इसे चाइना में एक बच्चा नीति लागू था, तब वहाँ पे वृद्ध आबादी बढ़ने लगे। फिर चाइना ने कहा नहीं, अब आप लोग जो है 2016 के बाद से कहा कि आप लोग क्या कीजिए कि 2 बच्चे पैदा कीजिए। उसके बाद में अभी हाल ही में पिछले साल कह दिया कि नहीं 3 बच्चे पैदा कीजिए, क्योंकि युवा आबादी ख़त्म हो रही है, तो उन्हें युवा आबादी चाहिए। तो कहा जाता है कि यदि आप विकसित हैं, यदि आपके पास अर्थव्यवस्था की बेहतर संसाधन हैं, तो आपके लिए युवा आबादी होना बहुत आवश्यक है। और अगर आपके पास युवा आबादी है तो आप उसका लाभ उठा पाएंगे। भारत में क्या है, भारत में तो इस समय माना जाता है कि 15 से 29 आयु के जो युवा हैं वो लगभग 35% प्लस हैं, लेकिन इनका लाभ भारत में नहीं उठा पा रहे हैं। क्यों नहीं उठा पा रहे हैं? एक तो इनके पास में एजुकेशन नहीं है, और यदि एजुकेशन है भी तो वो कुशल नहीं है। सबसे ज़्यादा शिक्षित बेरोजगार भारत में हैं, शिक्षित बेरोजगार हैं। क्यों शिक्षित बेरोजगार क्यों हैं? क्योंकि भारत में जो शिक्षा व्यवस्था है वो माफिया के हाथ में है। माफिया चलाते हैं, शिक्षा जो है माफिया चलाते हैं। कई प्राइवेट ऐसे कॉलेज हैं, निजी संस्थान ऐसे हैं जहाँ पे नकल धड़ल्ले से होता है। अब जब नकल करके कोई लड़का पास होगा तो वो कहाँ से बेहतर उसके पास कौशल होगा। और इस पर सरकार भी एकदम चुप्पी साधे है, क्योंकि सरकार इसलिए चुप्पी साधे है, सरकार कुछ नहीं बोल रही है क्योंकि उसको क्या करना है, उसको राजनीतिक फायदा केवल चाहिए। देश के युवाओं से कोई मतलब नहीं, सब लोग युवाओं से खेल रहे हैं। और इन युवाओं को जो ये माफिया के स्कूल में पढ़ करके पास हो रहे हैं, उन्हें तब तक नहीं पता चलता है कि हमें इसका नुकसान है, लेकिन जब समय निकल जाता तब पता चलता है कि हमने गलती किया, और तब तक समय निकल चुका होता है। और यही कई ऐसे एक कारण यही नहीं है। एक तो कुशल इनके पास एजुकेशन नहीं है, शिक्षा व्यवस्था है नहीं, अगर है तो बहुत गलत तरीके से शिक्षा दिया जा रहा है। उसके बाद में और यहाँ पे करप्शन इतना ज़्यादा हावी है कि लोग उस पर व्यवस्था दे नहीं पाते, तो इसलिए भारत नहीं उठा पा रहा है इसका लाभ जब तक। और यहाँ पे महिलाओं के साथ भी अन्याय होता है। एक बड़े तबके को आप हटा करके सोचते हैं विकास कर लेंगे, तब भी संभव नहीं है, क्योंकि बहुत सारी महिलाएं ऐसी हैं कि इनका हायर एजुकेशन में जो प्रतिशतता है वो मुश्किल से किसी तरह 11% के आसपास में पहुंच पाया अभी तक। अब बताइए कि
जहाँ पे 100 महिलाएं हों, 100 महिलाओं में 11 महिलाएं ही किसी तरह पढ़ पा रही हैं, तो दयनीय है। 89 महिलाएं अभी चूल्हा चौका में ही सिमटी हुई हैं। तो ऐसे में विकास हो पाना बहुत ज़्यादा आसान नहीं नज़र आता। लेकिन फिर भी दक्षिण कोरिया में और अन्य जगह महिलाओं को हक तो बराबर का दिया जा रहा है। बच्चे कम हो रहे हैं तो क्या हुआ। तो यहाँ से प्रश्न कैसे पूछे जाएंगे? पहला प्रश्न तो यही पूछा जाएगा कि हाल ही में किस देश की जनगणना के अनुसार प्रजनन दर 0.81 हो गई है। और ऑप्शन दे देगा ए उत्तर कोरिया, ऑप्शन बी दे देगा जापान, सी चीन और डी दक्षिण कोरिया। अब इनको दोनों को अगर सोचेगा कि यार कहीं कोरिया तो पढ़ा था मैंने, ये तो नहीं है, ये तो नहीं है। अब कोरिया पढ़ा था, अब ये कोरिया है कि ये कोरिया है। अब दिमाग में आएगा भाई तानाशाह कहाँ है? उत्तर कोरिया में। ये जैसा चाहता है रूल करता है। तो इसने कहा होगा बच्चा पैदा मत करो, तो इसलिए कम हो गया होगा। अब मार दिया टिक और हो गए गलत। तो सही क्या होगा? दक्षिण कोरिया। दक्षिण कोरिया ऑप्शन राइट होगा। तो ऐसे अगला प्रश्न क्या होगा? अगला प्रश्न होगा कि प्रजनन दर, यहाँ से तो ये क्वेश्चन पूछेगा कि प्रजनन दर पूछ सकता है कि उसके अंतर्गत कितने वर्ष की महिलाओं को शामिल किया जाता है। तो 15 से 49 वर्ष की महिलाओं को शामिल किया जाता है। दक्षिण कोरिया का प्रजनन दर कब से तेजी से घटा? 2000 से तेजी से घटा। किस सन से प्रजनन दर घटना शुरू हुआ? 1970 से घटना शुरू हुआ। जिस समय प्रजनन दर घटना शुरू हुआ था उस समय कितना था? तो 4.53, यानी कि प्रजनन दर 0.81% के दर से चल रही है। कहाँ की है? दक्षिण कोरिया की। कब से घटना प्रारंभ हुआ? 1970 से। उस समय कितना था? 4.53 था। प्रजनन दर में कितने? तो 1000 महिला पे जीवित बच्चों का दर से संबंधित है। 15 से 49 वर्ष की महिलाएं इसमें शामिल होती हैं। 2000 के बाद तेजी से घटा है। अगला पॉइंट है अटल ब्रिज। तो अभी हाल में ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के अहमदाबाद में साबरमती नदी पर अटल ब्रिज का उद्घाटन किया है। अब यहाँ पे देखिए कि उद्घाटन किसने किया है? नरेंद्र मोदी जी ने। कहाँ पे? गुजरात में कहाँ पे? अहमदाबाद में। किस नदी पर? साबरमती नदी पर। नाम क्या है? अटल ब्रिज। अब अटल ब्रिज का उद्घाटन जो किया गया है इसका 2 पॉइंट है। एक तो ये है कि पैदल चलने वाले तथा साइकिल सवार लोगों के लिए है। यह कितने? 300 मीटर
प्लस 14 मीटर, यानी 300 मीटर लंबा और 14 मीटर चौड़ा ये पुल होगा। पहली बार एक ऐसा पुल बनाया गया है जिसे पर्यटन को ध्यान में रखा गया है। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए भी इस पे ध्यान दिया गया है। इससे क्या होगा कि पर्यटन जितने बढ़ेंगे राजस्व की वृद्धि होगी। 300 मीटर लंबा और 14 मीटर चौड़ा। तो यहाँ पे प्रश्न कितने बनेंगे? प्रश्न बनेंगे 1 2 3 4 5 6 7, 7 प्रश्न बनेंगे। 7 प्रश्न कैसे बनेंगे? और एक 8वां प्रश्न बन सकता है कि 2600 मीट्रिक टन स्टील पाइप का प्रयोग किया गया है। वैसे ये प्रश्न बनेगा नहीं। प्रश्न बनेगा कि हाल ही में अहमदाबाद में नरेंद्र मोदी ने एक पुल का उद्घाटन किया, उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है अटल ब्रिज। किस नदी पे किया गया है? तो साबरमती नदी पे किया गया है। किनके लिए किया गया है? तो पैदल चलने वाले के लिए और साइकिल चालकों के लिए किया गया है। इस पे कितना लंबा कितना चौड़ा है? तो 300 मीटर लंबा और 14 मीटर चौड़ा है। नाम है अटल ब्रिज। पर्यटन को ध्यान में रख करके बनाया गया है। तो यहाँ पर ध्यान रहे कि पैदल और साइकिल के लिए नाम अटल ब्रिज, नदी साबरमती, जिला अहमदाबाद, राज्य गुजरात, उद्घाटन मोदी के द्वारा किया गया, लंबाई 300 मीटर, चौड़ाई 14 मीटर। ओणम त्यौहार, देखिए ओणम केरल में मलयाली हिंदू के द्वारा, मलयाली हिंदू के द्वारा कृषि पर्व के रूप में मनाया जाता है। ये लगभग 8 दिनों तक चलता है। और सितंबर के पहले सप्ताह में मनाया जाता है। देखो कहीं कहीं पे आपको पखवाड़ा लिखा मिलेगा, पखवाड़ा। तो पखवाड़ा सप्ताही होता है, पहला पखवाड़ा, दूसरा पखवाड़ा, तीसरा, चौथा पखवाड़ा। तो ये ओणम जो त्यौहार है ये केरल में मनाया जाता है, मलयाली हिंदू के द्वारा मनाया जाता है, कृषि पर्व के रूप में मनाया जाता है, 8 दिनों तक चलता है, सितंबर के पहले सप्ताह में मनाया जाता है। अब मलयाली हिंदू इसे मनाते हैं अपने नववर्ष के रूप में। नववर्ष, मलयाली का जो पहला महीना होता है उसे चिंगम कहते हैं, चिंगम, चिंगम कहा जाता है। और माना जाता है कि यह त्यौहार राजा महाबली के पुनर्आगमन का सूचक होता है। ऐसा मानना है कि राजा महाबली दोबारा आएंगे और इस उम्मीद से लोग इस त्यौहार को मनाते हैं। राजा महाबली के पुनर्आगमन, पुनः आगमन का सूचक होता है। इस त्यौहार में 26 पकवान बनाए जाते हैं। 26 पकवान बनाए जाते हैं और इस 26 पकवान को केले के पत्ते पर
केले के पत्ते पर क्रमशः परोसा जाता है। और जब ये परोसा गया थाली को केले के पत्ते पर, इसका नाम होता है सघा थाली। इस नाम से इस थाली को जाना जाता है। और उसके बाद में साथ में सब लोग बैठ करके भोजन करते हैं और जो 26 पकवान है इसका भोग करते हैं। अब यहाँ पे प्रश्न कितने बनेंगे? लगभग 8 प्रश्न बनेंगे इसमें। पहला तो यही बनेगा कि ओणम त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो नंबर 1 वो केरल में मनाया जाता है। दूसरा किसके द्वारा मनाया जाता है? तो मलयाली हिंदू के द्वारा मनाया जाता है। किस रूप में मनाया जाता है? कृषि पर्व के रूप में मनाया जाता है। और चौथा कितने दिनों तक चलता है? लगभग 8 दिनों तक चलता है। कब से मनाया जाता है? सितंबर के पहले सप्ताह से। सितंबर के पहले सप्ताह में। इसे मलयाली हिंदू किस रूप में मनाते हैं? नववर्ष के रूप में। उसे क्या कहते हैं? चिंगम। जैसे जनवरी फरवरी मार्च होता है, चैत बैसाख जेठ आषाढ़ होता है, वैसे ही नाम चिंगम होता है। किसके पुनरागमन पर? राजा महाबली के पुनः आगमन पर, आगमन के सूचक के रूप में। 9वां कितने पकवान बनाए जाते हैं? 26 पकवान। किस पे रखे जाते हैं? केले के पत्ते पर। उसे क्या कहते हैं? उसे सधा थाली बोलते हैं। तो ये 11 प्रश्न बनेंगे। केरल में मनाया जाता है, सितंबर के पहले सप्ताह में मनाया जाता है, मलयाली हिंदुओं के द्वारा मनाया जाता है, नव वर्ष के रूप में मनाया जाता है और उसे चिंगम के रूप में जाना जाता है, राजा महाबली के आगमन का सूचक होता है, केले के पत्ते पर परोसा जाने वाला पकवान 26 जो होते हैं उसे सदा थाली के नाम से जाना जाता है। क्रिकेट, अगला पॉइंट है क्रिकेट। हाल ही में विराट कोहली और भारतीय कप्तान रोहित शर्मा चर्चा में थे। क्यों? क्योंकि विराट कोहली ने तीनों फॉर्मेट में 100+ मैच खेलने का रिकॉर्ड बनाया और भारत के पहले तथा विश्व के दूसरे खिलाड़ी बन गए। अब विराट कोहली तीनों फॉर्मेट में, जैसे ओडीआई इसमें 102, टेस्ट में है 262 और T20 में 100 मैच।
पूरे कर लिए हैं। अब अभी T20 का जो 100वां मैच उन्होंने जैसे ही खेला, तीनों फॉर्मेट में खेलने वाले ये भारत के पहले और विश्व के दूसरे खिलाड़ी बन गए। और रोहित शर्मा की क्या उपलब्धि थी? तो रोहित शर्मा ने T20 में विश्व में सर्वाधिक रन बनाने का रिकॉर्ड बनाया है। रोहित शर्मा पाकिस्तान के खिलाफ T20 मैच खेल रहे थे और इन्होंने 3,499 रन बना करके विश्व रिकॉर्ड बनाया। यानी कि टोटल इनका रन हो गया है 3,499 अंतरराष्ट्रीय मैच में। इंटरनेशनल मैच में बनाया है और ये विश्व में पहले ऐसे खिलाड़ी बन गए हैं जिन्होंने इतना रन बनाया है। और दोनों लोगों ने जो ये उपलब्धि हासिल किया है, विराट कोहली ने तीनों फॉर्मेट में मिला के यानी कि T20 का 100वां मैच खेला तो पाकिस्तान के खिलाफ ही खेल करके, और इन्होंने भी यानी पाकिस्तान के खिलाफ दोनों लोगों ने खेल करके यह उपलब्धि हासिल किया है। न्यूजीलैंड के खिलाड़ी हैं मार्टिन गुप्टिल। मार्टिन गुप्टिल को शर्मा जी ने पीछे छोड़ा है, रोहित शर्मा ने। और पहले विश्व के ऐसे खिलाड़ी रॉस टेलर हैं। रॉस टेलर जो तीनों फॉर्मेट में 100 से ज़्यादा मैच खेल चुके हैं। उसके बाद विराट कोहली का नाम आता है। यानी कि विश्व के पहले खिलाड़ी जिन्होंने तीनों फॉर्मेट में सौ प्लस मैच खेले हों, तो उनका नाम है रॉस टेलर। रॉस टेलर के बाद में ये तो नंबर 1 पे हो गए, विश्व में नंबर 2 पर हो गए हैं विराट कोहली। यानी कि विश्व के नंबर 2 पे और भारत के नंबर 1 पहले खिलाड़ी जिन्होंने ये कारनामा हासिल किया है। और रोहित शर्मा ने मार्टिन गुप्टिल को पीछे छोड़ करके यह मुकाम हासिल किया है, यानी विश्व के सर्वाधिक रन किसमें? T20 में व्यक्तिगत रूप से बनाया है। तो यहाँ पे प्रश्न जो बनेंगे वो 4-5 प्रश्न बन सकते हैं और एक आध प्रश्न तो आना तय है, क्योंकि बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है और ये उपलब्धि कभी कभी कोई हासिल करता है। यानी पहला कि भारत का वह कौन खिलाड़ी है जिसने तीनों फॉर्मेट में 100 से ज़्यादा मैच खेले हों? तो विराट कोहली। विश्व में कितने नंबर पे हैं? तो दूसरे नंबर पे। विश्व में दूसरे नंबर पे और भारत में पहले नंबर पर। भारत में पहले नंबर पर, विश्व में दूसरे नंबर पर। तो विश्व में पहले नंबर पर कौन है? तो रॉस टेलर। T20 में कितने मैच खेले हैं? 100 मैच। किसके खिलाफ? पाकिस्तान के। T20 में सर्वाधिक रन किसका है? रोहित शर्मा। किसके खिलाफ खेलते हुए उपलब्धि हासिल किया? पाकिस्तान के।
किसको पीछे छोड़ा? मार्टिन गुप्टिल को। मार्टिन गुप्टिल को पीछे छोड़ा। तो इतने प्रश्न बनेंगे कि भारतीय खिलाड़ी दूसरे विश्व के खिलाड़ी बने हैं, विश्व के पहले से खिलाड़ी राज टेलर हैं, विराट कोहली ने टेस्ट में 262, वनडे में 102, टी20 में 100 मैच खेला है। भारतीय कप्तान रोहित शर्मा टी20 में अंतर्राष्ट्रीय सबसे ज़्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड इनके नाम हो गया है। इन्होंने न्यूजीलैंड के खिलाड़ी मार्टिन गुप्टिल को पीछे छोड़ा है। विराट कोहली और रोहित शर्मा दोनों ने यह उपलब्धि पाकिस्तान के खिलाफ हासिल किया है। दोस्तों, मैं अपने क्लास को यहीं पे समाप्त करता हूं और आप लोगों से निवेदन करता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, लाइक करें, और जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।